दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत को छोड़ा, तब भारत बहुत ही ज्यादा गरीब और कम विकसित राष्ट्र था। इसलिए भारत को अपना विकास करने के लिए एक ऐसे शांतिपूर्ण विश्व की आवश्यकता थी जो तनाव और युद्ध से परे हो। सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक भी था और हम सभी देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में बढ़ गया। तब भारत ने भी किसी गुट में शामिल ना होने का फैसला किया और भारत ने विश्व शांति और सहयोग के लिए वातावरण बनाने की सक्रिय भूमिका अदा की। और यहीं पर भारत द्वारा अपनाई गई शांति और स्वतंत्रता की ये नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। और दोस्तों, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का सीधा मतलब यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार और काम करेगा। भारत के लिए सैन्य गुटों का तटस्थ रहना पर्याप्त नहीं था। इन गुटों के लिए एक विकल्प खोजना भी बहुत ही रिक्वायर्ड था। भारत चाइना समझौते के अंतर्गत 5 सिद्धांत बनाए गए। इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। हमारी विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। भारत दूसरे देशों की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान करता है, वही अपने देश की सुरक्षा और अखंडता को भी विशेष महत्व देता है। ये भारत की हमेशा कोशिश रही है और वो इंटरनेशनल विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों और उपायों से करे, ना कि शक्ति का प्रयोग करके। हमारा संविधान भी सरकार को शांति के लिए काम करने और इंटरनेशनल विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर बल देता है। भारत ने हमेशा उन राष्ट्रों का समर्थन किया है जो विदेशी शासन का विरोध और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। भारत की विदेश नीति को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति है दोस्तों, जिनकी नीतियों की चर्चा पूरे विश्व में होती रहती है। और यहाँ पे एंट्री होती है, पूरा विश्व आज भारत की विदेश नीति का लोहा मानने पर मजबूर है और भारत की विदेश नीति को इन ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जिस शख्स को जाता है, उनका नाम है एस जयशंकर, जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री है। दोस्तों, साल 1977 में एस जयशंकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज में शामिल हुए। सोवियत यूनियन के फॉल और मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान एस जयशंकर ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा एस जयशंकर ने कई देशों में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। एस जयशंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और ऐसे कई देशों में एम्बेसडर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट भी एस जयशंकर को ही जाता है। दोस्तों, भारत और सोवियत यूनियन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एस जयशंकर के विशेष रूप से रशियन भाषा सीखी। एस जयशंकर रशिया में 2 साल रहे। वो यहाँ 1979 से लेकर 1981 तक रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग वॉशिंगटन डीसी यूएस में हुई, जहां पर उन्होंने इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। यूएसए में उनकी पोस्टिंग 3 साल तक रही। वो यहाँ पर 1985 से लेकर 1988 तक रहे और इसी पोस्टिंग के दौरान एस जयशंकर लाइमलाइट में आए। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एक हाई कमिश्नर के रूप में सिंगापुर में हुई। लेकिन उनके करियर चेंजिंग का टेन्योर एम्बेसडर टू चाइना का था और चाइना में एस जयशंकर 4.5 साल तक रहे, जो कि खुद एक रिकॉर्ड है। चाइना में लंबे समय तक एम्बेसडर के रूप में काम करने का एस जयशंकर को चाइना और अमेरिका के मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। चाइना और अमेरिका की बातचीत में वो भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उनकी डिप्लोमेसी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उनको 7 भाषाएं आती है, जिनमें हिंदी, तमिल, इंडियन, रशियन, जापानीज, चाइनीज और हंगेरियन है। और ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने उन देशों के एम्बेसडर रहते हुए सीखी। एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुरानी जान पहचान बताई जाती है। तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे, चाइना में ही एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी जी का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे पर थे, तब एस जयशंकर ने भी नरेंद्र मोदी जी को चाइना के बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिशियंस से उनकी मीटिंग फिक्स करवाई। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित हुए थे और यही रीजन है कि चाइना से जुड़ी सारी रणनीति बनाने में एस जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साल 2007 में इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील में एस जयशंकर का मुख्य भूमिका जो थी वो उसकी निभाई गई थी। और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोबरागड़े विवाद को सुलझाने में भी एस जयशंकर ने बड़ा योगदान दिया था।
दोस्तों एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ चाहे परमाणु समझौता हो या फिर चाइना के साथ डोकलाम विवाद रहा हो, इन दोनों ही बड़े मामलों को एस जयशंकर ने बहुत ही समझदारी और बेहतर तरीके से सुलझाया था। अमेरिका और चाइना के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच दोनों देशों में भारत के राजदूत रहे एस जयशंकर ने बड़े ही रणनीतिक तरीके से हल किया। 2013 में केंद्र में UPA 2 की सरकार थी, तब नए विदेश सचिव को चुना गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह IFS अधिकारी एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठता क्रम में सुजाता सिंह का नाम ऊपर था, जिसकी वजह से उनकी मंशा अधूरी रह गई। हालांकि उस समय ऐसी खबरें भी आई थी कि तत्कालीन UPA अध्यक्षता के दखल से भी जयशंकर को नजरअंदाज किया गया था और तब मनमोहन सिंह ने एस जयशंकर को अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा और ये दायित्व संभालने के बाद एस जयशंकर वापस देश लौटे। फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद साल 2015 में सेंट्रल कैबिनेट ने 29 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया और खास बात यह रही कि यह फैसला एस जयशंकर के रिटायरमेंट के सिर्फ 72 घंटे पहले लिया गया था। उन्होंने करीब 4 साल तक विदेश सचिव के रूप में काम किया। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, तब मोदी जी ने अपने रणनीतिक सलाहकार अमित शाह के साथ मिलकर कई दिनों तक चर्चा की। फिर काफी उठा पटक के बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले थे और इन्हीं नामों में से एक नाम एस जयशंकर का था। और दोस्तों एस जयशंकर पॉलिटिशियन ना होने के बावजूद 2019 में भारत के 30वें फॉरेन मिनिस्टर बने। ये उन पर प्रधानमंत्री के भरोसे को जाहिर करता है और ये भारत के इतिहास में अब तक के सबसे एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर है। इतने एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर होने का फायदा ये है कि इतने क्राइसिस के टाइम पर भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। दोस्तों आपके क्या विचार है एस जयशंकर की इस हार्डवर्क और ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।